आज की वीडियो में हम क्लास 8th की साइंस का 4th चैप्टर धातु और अधातु के बारे में जानेंगे। अब सबसे पहले देखिए, ये सारणी बनी हुई है, एक टेबल है, 3 कॉलम है। इसमें पहले कॉलम में वस्तु और पदार्थ के नाम है, दूसरे में ये किस तरह की इनकी दिखावट है और तीसरे में ये कितने कठोर हैं। जैसे आयरन है या लोहा है, ये क्या होता है, चमकदार होता है। चाहे इसकी चमक कम होती है, बहुत अधिक चमक नहीं होती सोने चांदी की तरह, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा बहुत चमक होती है। इसी तरह से देखिए, कोयला क्या होता है, निष्प्रभ, यानी कोयले में चमक नहीं होती है। तो कोयला क्या है, अधातु है। आयरन धातु है। तो ये पदार्थ जो है ये धातु हो सकते हैं या अधातु हो सकते हैं। सल्फर या गंधक क्या है, ये भी निष्प्रभ होता है, यानी ये देखने में मलिन लगता है, या हम कह सकते हैं इसमें चमक नहीं होती है। अब है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है, धातु है और धातु चमकदार होती है। अगर शुद्ध धातु है तो वो चमकदार होती है। तो इस तरह से धातुओं की एक पहचान है कि उसमें चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होती है। अब कठोरता देखिए, आयरन या लोहा बहुत कठोर होता है। तो आयरन जो है ये कठोर होता है, हम इसको आसानी से तोड़ नहीं सकते। कोयला बहुत कठोर नहीं होता है, कठोर है लेकिन अधिक कठोर नहीं है। अगर हम किसी चीज़ से इसे पीटेंगे तो ये टूट जाएगा। इसी तरह से सल्फर ये भी बहुत अधिक कठोर नहीं होता है, यानी इसको भी पीटने पर इसके चूरे हो जाएंगे। एल्यूमिनियम ये भी कठोर धातु है, क्योंकि इसको भी पीटने पर ये टूटेगा नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा कुछ पदार्थ की कठोरता अधिक होती है और कुछ की कम होती है। अब है धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण। धातु और अधातु जो हैं इनके अलग अलग गुण होते हैं। अब इसको हम एक्टिविटी से भी कर सकते हैं। वैसे आप लोगों ने देखा होगा, लोहार क्या करता है, जब कुदाल, फावड़े, कुल्हाड़ी को बनाता है तो उस समय लोहे को गर्म करता है और फिर उसको पीटता है। पीटने से क्या होता है, लोहे के आकार में परिवर्तन हो जाता है। तो क्या सब वस्तुओं को पीटने पर उनके आकार में परिवर्तन हो जाता है या वो फैल जाते हैं? इसके लिए एक एक्टिविटी हम घर में कर सकते हैं। हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, लोहे की छोटी कीलें, कोयले का टुकड़ा, मोटा एल्यूमिनियम का तार का टुकड़ा और पेंसिल का लेड और एक हथौड़ा। पहले हम हथौड़े से कील को पीटेंगे। तो कील को पीटने पर वो क्या होगा, थोड़ा सा चपटी हो जाती है। इसी तरह से एल्यूमिनियम के तार को भी जोर से मारने पर वो भी थोड़ा चपटा हो जाता है। कोयले के टुकड़े को और पेंसिल के लेड पर अगर हम हथौड़ा मारेंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएंगे, वो फैलेंगे नहीं, वो टूट जाते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा, हम अक्सर खाना पैक करते हैं, टिफ़िन जब हम ले जाते हैं एल्यूमिनियम की फॉइल में पैक करते हैं, या एल्यूमिनियम की बहुत पतली शीट जो होती है वो फॉइल कहलाती है। यानी एल्यूमिनियम की बहुत पतली चादर बनाई जा सकती है। इसी तरह से आपने मिठाई में देखा होगा, ऊपर से चांदी का वर्क होता है, उसमें चमकीली सी वर्क होता है। क्यों होता है, क्योंकि धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण होता है, यानी धातुओं को पीटने पर वो फैल जाती हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, इसमें 2 कॉलम है। पहले में वस्तु और पदार्थ का नाम है और दूसरे में आकार में परिवर्तन, वो चपटा हो गया या टूट गया। जैसे लोहे की कील है, लोहे की कील को अगर हम पीटेंगे तो क्या होगा, किसी भारी चीज़ से पीटेंगे तो वो चपटी हो जाएगी, क्योंकि लोहे में आघात वर्धनीयता का गुण होता है, यानी उसको जोर से पीटने पर वो चपटा हो जाता है। कोयले का टुकड़े को अगर हम पीटेंगे किसी चीज़ से तो क्या होगा, उसके टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि कोयले का टुकड़ा भंगुर है, यानी उसको पीटने पर उसके टुकड़े हो जाते हैं। एल्यूमिनियम की तार
को अगर पीटते हैं हम हथौड़े से तो क्या होगा, वो चपटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम धातु है। धातु को किसी भी वस्तु से जोर से पीटने पर उसमें क्या होता है, आकार बदल जाएगा, वो चपटा हो जाएगा। पेंसिल लेड, इसको भी क्या हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि पेंसिल लेड जो है ये क्या है, अधातु है। इसको हम किसी भी भारी चीज़ से जोर से पीटेंगे तो उसके टुकड़े हो जाएंगे। इसी तरह से देखिए, घरों में क्या होता है, खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं, जैसे प्रेशर कुकर है, फ्राइंग पैन है, उसके हैंडल किसके बने होते हैं, देखिए प्लास्टिक के, क्योंकि ये धातु के बने होते हैं। धातु ऊष्मा की चालक होती है। अगर हैंडल भी धातु के गर्म होंगे, धातु के बने होंगे, तो हम इसको नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए ये प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। इसी तरह से आपने इलेक्ट्रीशियन को देखा होगा, वो स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करता है, पेचकस का इस्तेमाल करता है, तो उसमें पीछे क्या लगा रहता है, प्लास्टिक लगा रहता है। प्लास्टिक कुचालक होती है और धातु ऊष्मा की और विद्युत की सुचालक होती है। तो धातुओं का ये गुण है कि वो विद्युत की भी सुचालक है और ऊष्मा की भी सुचालक है, यानी धातुओं में से ऊष्मा भी बह सकती है और विद्युत धारा भी इसमें से बह सकती है। अब देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा परिपथ दे रखा है, एक सर्किट दे रखा है। देखिए, इस प्रयोग को भी हम घर में कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक शुष्क सेल चाहिए। सेल जिसमें क्या होता है, रासायनिक पदार्थ होते हैं और ये रासायनिक पदार्थ या रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। बल्ब की ज़रूरत होती है, तार चाहिए और ये हमें कील की ज़रूरत है। अब देखिए, एक हमने सर्किट बनाया, अब यहाँ पे कील लगी है और तारों, ये जो सेल है इससे हमने बल्ब को जोड़ रखा है, तो क्या होगा, बल्ब जलने लग जाएगा। यानी लोहे की कील ऊष्मा की सुचालक है। अब कील के बदले अगर हम सल्फर का टुकड़ा रख देते हैं तो क्या होगा, कील हटा के यहाँ पर हम सल्फर का टुकड़ा रख देते हैं तो क्या होगा, बल्ब का जलना बंद हो जाएगा। यानी सल्फर जो क्या है, विद्युत का कुचालक है और लोहे की कील धातु है, ये विद्युत की सुचालक होती है। इसी तरह से हम लोहे की कील के बदले अगर एल्यूमिनियम का टुकड़ा ले लेते हैं तो क्या होगा, तब भी बल्ब जलेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम भी क्या है, विद्युत की सुचालक होती है। इसमें से विद्युत धारा आसानी से बह सकती है। अगर हम लोहे की कील के बदले अब क्या लगा दें, यहाँ पे कोयले का टुकड़ा रख दें मान लीजिए, तो क्या होगा, बल्ब जलना बंद हो जाएगा, क्योंकि कोयला क्या है, विद्युत का कुचालक है। तो हम कह सकते हैं ये एक छोटा सर्किट है। सर्किट के द्वारा हम कोई वस्तु सुचालक है या कुचालक है इसका पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक टेबल दी हुई है। ये टेबल में 3 कॉलम है। पहले में क्रम संख्या, दूसरे में पदार्थ का नाम, तीसरे में ये पदार्थ सुचालक है या कुचालक है। अब देखिए, सबसे पहला है लोहे की छड़ या कील। ये क्या है, विद्युत की सुचालक है, इसमें से विद्युत धारा बह सकती है। दूसरा है गंधक। गंधक कुचालक है। अभी हमने प्रयोग में देखा, एक्टिविटी में देखा, अगर हम सर्किट में गंधक का टुकड़ा रख देंगे तो बल्ब नहीं जलेगा, कोयले का टुकड़ा रख देंगे बल्ब नहीं जलेगा, यानी कोयला भी कुचालक है। अब तांबे का तार या एल्यूमिनियम का तार लेते हैं तो बल्ब जलने लग जाता है। बल्ब जलने का मतलब तांबे का तार या एल्यूमिनियम का तार सुचालक है, इसमें से विद्युत धारा आसानी से बह सकती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं लोहे की छड़ सुचालक है, गंधक और कोयला कुचालक है, तांबे की तार, एल्यूमिनियम की तार विद्युत की सुचालक है। यानी सुचालक का मतलब जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। देखिए, अब देखते हैं धातुओं में किस तरह की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके लिए हम एक प्रयोग करेंगे। देखिए, इसके लिए हम कुछ धातु के सिक्के लेंगे और प्लेट या कोई कटोरा लेंगे और कोयले का टुकड़ा लेंगे और लकड़ी का टुकड़ा लेंगे। हम इन सबको थोड़ी सी ऊंचाई से गिराते हैं तो हमें धातुओं की अलग आवाज़ सुनाई देती है।
जबकि कोयले के टुकड़े से या लकड़ी से कोई विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं धातुओं की ध्वनि में अंतर होता है अधातु की ध्वनि से। अब देखिए, स्कूलों में घंटी किसकी बनी होती है? धातु की। जब उसको पीटते हैं तो उससे क्या होती है? तेज आवाज़ उत्पन्न होती है, ध्वनिक आवाज़ इसको कहते हैं, या सोनोरस साउंड इसे कहा जाता है। इसी तरह से मंदिर की घंटियाँ धातु की बनी होती हैं। अगर ये लकड़ी की बनी होंगी तो क्या होगा? इनकी आवाज़ दूर तक नहीं गूंजेगी, हल्की सी आवाज़ होगी उनको, और दूर तक वह आवाज़ नहीं गूंजेगी। तो इस तरह से हम कहते हैं धातु में एक विशेष तरह की आवाज़ होती है, जबकि कोयला, सल्फर, लकड़ी, इनमें इस तरह की आवाज़ नहीं होती है। इसलिए स्कूलों की घंटी और मंदिर की घंटियाँ धातु की बनाई जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे, देखिए लोहा ऑक्सीजन और जल के साथ अभिक्रिया करके जंग बनाता है। मैग्नीशियम रिबन को जब हवा में जलाते हैं तो सफ़ेद रंग का चूर्ण बनता है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाता है। तो आयरन और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ जो अभिक्रिया होती है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, आयरन यानी Fe, ऑक्सीजन यानी O2 और पानी यानी H2O, ये तीनों का जब रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होती है, तो क्या बनता है? जंग बनता है। इसका सूत्र क्या हो गया? Fe3O4। तो ये कैसे बन रहा है? जब लोहा, ऑक्सीजन, पानी का रिएक्शन होता है तो जंग या फेरिक ऑक्साइड बनता है। इसी तरह से देखिए, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं सफ़ेद रंग की राख प्राप्त होती है। तो देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम का सूत्र है Mg, ऑक्सीजन का सूत्र है O2, दोनों का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो MgO क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं धातुओं की जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है तो धातु के ऑक्साइड बनते हैं। जैसे पहले वाले में क्या है? आयरन और ऑक्सीजन और पानी मिलकर क्या बनाते हैं? जंग बनाते हैं, Fe3O4 बनाते हैं। इसी तरह से दूसरे समीकरण में देखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये क्या हो गया? धातु और अधातुओं के रासायनिक गुण। तो पहला क्या दिया है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। देखिए, जंग का गुण किस तरह के हैं इसको हम ये प्रयोग से देख सकते हैं। जो लोहे में जंग लगी है इसको हम एक टेस्ट ट्यूब के पानी में मिला लेते हैं। इस पानी को हम क्या करते हैं? लिटमस पेपर अगर इसमें हम डालते हैं, अगर लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है तो इसका मतलब ये क्षारीय होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं ये क्षारीय गुण होता है इसमें, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इसी तरह से लोहे, आपने देखा होगा तांबा क्या होता है? अक्सर पहले चमकदार होता है, धीरे धीरे इसकी चमक गायब हो जाती है और ये नीरस हरे रंग का हो जाता है। अब देखिए, कॉपर हरे रंग का क्यों हो जाता है हवा में रखने से? क्योंकि कॉपर पानी और वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ मिलकर कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनाता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट के कारण क्या होता है? कॉपर का रंग नीरस हरा हो जाता है। सूत्र क्या हो गया? Cu प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2, इससे क्या बना? CuOH ट्वाइस, या हम कह सकते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट CuCO3। तो इस तरह से ये क्या है? धातु हैं। धातु जब पानी से अभिक्रिया कर रही हैं तो क्या बना रही हैं? हाइड्रोक्साइड बना रही हैं। अब देखिए, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर प्राप्त राख को पानी में घोलकर उसकी अम्लीय क्षारीय
प्रकृति को हम लिटमस पेपर के द्वारा जान सकते हैं। इस विलयन के द्वारा लाल लिटमस नीला हो जाता है, अतः मैग्नीशियम का ऑक्साइड भी क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षारीय प्रकृति के मतलब वो लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। अब देखिए एक प्रयोग यहाँ पर है, इसमें अधातु का जो जलाने पर क्या होता है ये दिखाया हुआ है। इसके लिए एक हमने जार लिया हुआ है, गैस जार इसको कहते हैं। एक उद्दहन चम्मच है जिसमें सल्फर का पाउडर रखकर इसको गर्म किया जाता है। अगर मान लीजिए उद्दहन चम्मच नहीं है तो किसी भी बोतल के ढक्कन में एक तार लगाकर इसको बनाया जा सकता है। अब हम गंधक को जलाएंगे, जैसे ही ये जलने लगे जार में डाल देंगे और जार को क्या करेंगे, ढक देंगे। ऐसे ढकेंगे कि गैस बाहर ना निकले और कुछ देर बाद चम्मच को हटा देते हैं। अब क्या करेंगे, गैस जार में थोड़ा सा पानी डालेंगे और जल्दी से ढक्कन को क्या करेंगे, बंद करके गैस जार को हिलाएंगे और इसको जो विलयन है लाल और नीले लिटमस पेपर से इसका टेस्ट करेंगे। हम देखते हैं नीला लिटमस पेपर लाल हो गया। क्यों होता है ऐसा, देखिए जब सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में डाला जाता है सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। SO2 + H2O H2SO3 या सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। जब हम नीले लिटमस पेपर को इसमें डालते हैं तो क्या होता है, लाल रंग का हो जाता है। यानी जो अधातु हैं उनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। अब यहाँ पे कुछ मुख्य अम्लों के नाम दे रखे, देखिए कौन से हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और कुछ मुख्य क्षारकों के नाम दे रखे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ मुख्य अम्ल और कुछ क्षारक के नाम दे रखे हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी में सोडियम का एक बहुत छोटा टुकड़ा, समझ लीजिए गेहूं के दाने के बराबर लेना है। और सोडियम जो है बहुत अभिक्रियाशील धातु है, इसे मिट्टी के तेल में भिगोकर रखा जाता है इसीलिए, जिससे ये ऑक्सीजन के संपर्क में या पानी के संपर्क में ना आ पाए। अब क्या करेंगे, ये जो छोटा सा टुकड़ा है सोडियम का, इसको पहले हम फिल्टर पेपर से सुखाएंगे, रुई के टुकड़े में लपेट देंगे और इसको क्या करेंगे, टुकड़े को बीकर में डालेंगे। और ये बीकर में क्या है, पानी है। और जब हम बाहर से इसको हाथ से स्पर्श करते हैं ये क्या होता है, गर्म होने लगता है धीरे धीरे। और इसके अंदर क्या होता है, सोडियम तेजी से जलने लगता है। जलने का क्या कारण है, सोडियम अंदर आग क्यों लग गई पानी में डालने पर, क्योंकि जैसे ही सोडियम को पानी में डाला ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा उत्पन्न होती है और साथ ही क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। और हाइड्रोजन गैस उच्च ऊष्मा से तेजी से जलने लगती है, इसलिए सोडियम को पानी में डालने पर आग लग जाती है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है और पानी में डालते ही क्या होता है, ये तुरंत आग पकड़ लेता है। इसलिए इसका जो विलयन बना है ये कैसा होगा, क्षारीय होगा। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। आमतौर पर अधातु में पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती हैं, हालांकि वे हवा में बहुत ही अभिक्रियाशील होती हैं। ऐसी अधातुओं को जल में संग्रहित किया जाता है। उदाहरण के लिए फास्फोरस एक बहुत अभिक्रियाशील अधातु है। हवा के संपर्क में आने पर यह आग पकड़ लेता है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ फास्फोरस के संपर्क को रोकने के लिए इसे पानी में संग्रहित किया जाता है। अब देखिए, क्या धातुओं और अधातुओं की अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करने के तरीके में कोई अंतर है? तो देखिए, हम अक्सर देखते हैं कि जो अधातुएं होती हैं ये सामान्यतः अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, पॉप साउंड के साथ जलती है। तो आपने देखा होगा अक्सर
तांबा गर्म करने पर भी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, बल्कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। तो कुछ धातुएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करती हैं और कुछ अभिक्रिया नहीं करती हैं, वो दूसरे अम्ल के साथ अभिक्रिया कर सकती हैं। तो जब धातुओं की अभिक्रिया अम्ल के साथ होती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन गैस के सामने हम जलती तीली ले जाएंगे तो तेज आवाज़ के साथ हाइड्रोजन गैस जलती है। धातु की क्षार के साथ अभिक्रिया। अब देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल तैयार करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ टुकड़े लेंगे और उसको हाथ से नहीं पकड़ेंगे, स्पैचुला की सहायता से पकड़ेंगे। इनको किस में डालेंगे, थोड़ा सा पानी में डालकर इसका घोल बनाएंगे और इस घोल में एक एल्यूमिनियम के फॉइल का टुकड़ा डाल देंगे। अब हम देखते हैं उसमें कुछ रिएक्शन शुरू हो जाता है और इसके जो परखनली है, इसके मुंह के पास अगर हम जलती हुई माचिस की तीली ले जाते हैं तो क्या होता है, पॉप साउंड उत्पन्न होता है। ये क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस बनी है। हाइड्रोजन गैस तेज आवाज़ के साथ जल रही है, इसलिए ये हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं धातुएं सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, जबकि क्षारों के साथ अधातुओं की अभिक्रियाएं जटिल होती हैं। तो इस तरह से धातु अम्ल के साथ भी हाइड्रोजन गैस बनाती हैं और क्षार के साथ भी हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। यहाँ पर देखिए 5 बीकर दिए हुए हैं। 5 बीकर में आपको दिख रहा होगा अलग अलग तरह के लवण इसमें रखे गए हैं। ये लवण जो है अलग अलग रंग के हैं। हम इसमें जो बीकर है इसमें निशान लगा लेंगे, ABCDE लिख लेंगे। पहले वाले बीकर में क्या है, कॉपर सल्फेट है CuSO4 और साथ ही इसमें क्या डाल रखा है, जिंक का टुकड़ा डाल दिया है पहले वाले A वाले बीकर में। तो बीकर A में क्या है, CuSO4 और Zn है। इनका जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर बनता है। ठीक है, जिंक सल्फेट और कॉपर बनता है। अब ये तो है पहले बीकर में, क्या हो गया, इसमें कॉपर सल्फेट है नीला विलयन और जिंक का एक टुकड़ा इसके अंदर डाल दिया तो इनमें रिएक्शन होगा ZnSO4 और क्या बनेगा, Cu कॉपर बनेगा। दूसरा वाला जो है इसमें क्या रखा हुआ है, इसमें भी कॉपर सल्फेट है, देखिए नीला है, नीला थोथा भी इसको कहते हैं और साथ ही इसमें क्या डाल दिया है, लोहे का एक टुकड़ा डाल दिया है, Fe डाल दिया है। जब लोहे का टुकड़ा इसमें डाल देते हैं इसका भी रिएक्शन होता है, क्या बनता है, FeSO4 बनता है और साथ ही क्या होता है, कॉपर बनता है। तो ये दूसरा जो बीकर रखा है बी वाला, उसका रिएक्शन है CuSO4 प्लस Fe, क्या बनेगा, फेरस सल्फेट और कॉपर, FeSO4 और कॉपर। तीसरे वाले में क्या रखा हुआ है, तीसरे वाले बीकर में रखा हुआ है जिंक सल्फेट और कॉपर। तीसरे वाले बीकर में जिंक सल्फेट और इसमें एक टुकड़ा डाल दिया किसका, कॉपर का डाल दिया। इन दोनों में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि इनमें कोई अभिक्रिया नहीं होती है। क्यों नहीं हो रही कोई अभिक्रिया, क्योंकि जिंक जो है ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है कॉपर की अपेक्षा। तो कॉपर जिंक को उसके लवण में से नहीं हटा सकता है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तीसरे वाले बीकर में। चौथे में देखिए क्या है, आयरन सल्फेट है FeSO4 और साथ ही क्या है, कॉपर है। FeSO4 हरे रंग का होता है और कॉपर का टुकड़ा डाल दिया, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। चौथे वाले बीकर में भी हम कुछ देर इनको रखेंगे तो इसमें भी हम देखेंगे किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, आयरन कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए कॉपर आयरन को आयरन के लवण से अलग नहीं कर सकता। इस तरह से पांचवें में देखिए क्या है, जिंक सल्फेट है और क्या है, आयरन है, जिंक सल्फेट और आयरन है। अब इसमें हम देखते हैं
आयरन जिंक से कम अभिक्रियाशील होने के कारण इसमें भी किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है पांचवें वाले बीकर में। तो इस तरह से हमने देखा पहले के दो बीकर हैं, इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट रखा है और पहले वाले में जिंक का टुकड़ा डाला है, दूसरे में आयरन का टुकड़ा डाला है, तीसरे में क्या है, कौन सा विलयन है, जिंक सल्फेट का है जिसमें कॉपर का टुकड़ा डाल दिया है। अब देखिए कुछ समय बाद हम देखते हैं इनके रंग में भी परिवर्तन हो गया। अब पहले वाले में देखिए क्या रखा था, इसमें पहले वाले में कॉपर सल्फेट और जिंक का टुकड़ा डाला था। अब रिएक्शन होने के बाद क्या बन गया, ZnSO4 बन गया और Cu बन गया। अब इसका रंग पहले की अपेक्षा अलग हो गया। दूसरे वाले बीकर में देखिए, दूसरे वाले बीकर में क्या था, कॉपर सल्फेट CuSO4 था और Fe आयरन का टुकड़ा था, लेकिन रिएक्शन के बाद क्या बन गया, FeSO4। FeSO4 के कारण विलयन का रंग कैसा हो गया, हरा हो गया और साथ ही कॉपर, ये जो टुकड़ा हमने रखा है इसके ऊपर कॉपर की लेयर बन गई है। अब ये लास्ट के 3 बीकर है, इसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तीसरे वाले में क्या है, देखिए जिंक सल्फेट है, उसमें कॉपर डाला हुआ है, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता क्योंकि कॉपर जिंक से कम अभिक्रियाशील धातु है, वो जिंक के लवण से जिंक को अलग नहीं कर पाता है। इसी तरह से चौथे में देखिए क्या है, फेरस सल्फेट है और कॉपर का टुकड़ा डाला है, इनकी भी आपस में अभिक्रिया नहीं होती क्योंकि कॉपर आयरन से कम अभिक्रियाशील है। इसी तरह से पांचवें में क्या है, देखिए जिंक सल्फेट में क्या डाल दिया, आयरन का टुकड़ा डाल दिया। आयरन जो है कम अभिक्रियाशील है, वो जिंक को नहीं हटा सकता उसके लवण से, इसलिए लास्ट के 3 बीकर में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो शुरू के 2 जो बीकर हैं इसमें क्या हो रहा है, विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब है अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देती है। अब यहाँ पे देखिए तीसरे वाले में भी अभी हमने कहा क्या रखा था, जिंक सल्फेट और कॉपर का टुकड़ा रख दिया था, तो ये कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है। इसी तरह से चौथे में भी हम देखते हैं, चौथे में क्या रखा हुआ है, आयरन सल्फेट FeSO4। FeSO4 क्या है, आयरन सल्फेट है और कॉपर का टुकड़ा डाला है। अब कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण में से अलग नहीं कर पाती है, इसलिए अभिक्रिया के कारण रंग में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, कोई अभिक्रिया नहीं हो रही यहाँ पे। इसी तरह से देखिए पांचवें बीकर में क्या रखा हुआ है, जिंक सल्फेट और उसमें क्या डाल दिया है, आयरन का टुकड़ा डाल दिया है। आयरन जिंक से कम अभिक्रियाशील है, इसलिए वो जिंक सल्फेट से जिंक को अलग नहीं कर सकता। या हम कह सकते हैं शुरू के जो 2 बीकर हैं इसमें विस्थापन अभिक्रिया हो रही है और बाकी जो लास्ट के 3 बीकर हैं इसमें कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है। इसलिए पहले के 2 बीकर में अभिक्रिया में होने के कारण इनका रंग क्या हुआ, परिवर्तित हो गया। अब क्योंकि देखिए बीकर सी में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को विस्थापित करने में सक्षम नहीं है। अब देखिए हम सोचेंगे जब जिंक जो पहले बीकर ए में है कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा सकता है, तो कॉपर बीकर सी में जिंक को क्यों नहीं हटा सकता है या विस्थापित क्यों नहीं कर सकता है। इसका कारण ये है जिंक कॉपर और लोहे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकती है, लेकिन एक कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती है। इसलिए इस प्रयोग में हमने देखा बीकर ए और बी में क्या हुआ था, विस्थापन अभिक्रिया हुई थी और जो 3 बीकर थे सी डी ई उसमें विस्थापन अभिक्रिया नहीं हुई। अब देखिए पूरे जो चैप्टर है इससे हम क्या समझे, हम देखते हैं
तत्व किसे कहते हैं? यदि किसी पदार्थ को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ठंडा करके, गर्म करके या इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता तो इसे तत्व कहा जाता है। जैसे सल्फर, लोहा, कार्बन, सोना, चांदी। किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई परमाणु है। किसी तत्व के नमूने में केवल एक ही प्रकार का परमाणु होता है। किसी तत्व का परमाणु उस तत्व में होने वाले भौतिक परिवर्तन से अप्रभावित रहता है। उदाहरण के लिए तरल सल्फर का परमाणु बिल्कुल ठोस या वाष्प सल्फर के परमाणु के समान होगा। यद्यपि हमारे पास ब्रह्मांड में पदार्थों की अनंत विविधता है, अलग अलग तरह के पदार्थ हैं, इन पदार्थों को बनाने वाले तत्वों की संख्या सीमित है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले 94 तत्व हैं और अधिकांश तत्व क्या हैं? धातु हैं। शेष तत्व या तो अधातु हैं या उपधातु हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं तत्व को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। कौन कौन से? धातु, अधातु और उपधातु। तो तत्व के 3 भाग कौन से हो गए? धातु। धातु में क्या है? देखिए, लोहा, सोना, पारा और भी हैं कई, जैसे चांदी है, इसी तरह से कॉपर है, जिंक है। अधातु क्या हो गई? ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। उपधातु आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम। उपधातु किसे होते हैं? कहते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे उपधातु कहते हैं। तो इस तरह से तत्व को 3 भाग में बांटा गया है, धातु, अधातु, उपधातु। अब हम देखेंगे धातु के भौतिक गुण। कौन कौन से धातु के भौतिक गुण होते हैं? सबसे पहला, धातु में एक विशेष चमक होती है। आपने देखा होगा, चाहे लोहा है उसमें भी चमक है, कम चमक होती है, चाहे सोने में ज़्यादा चमक होती है। पारे को छोड़कर कमरे के ताप पर सभी धातुएं ठोस होती है। पारा द्रव अवस्था में होता है। धातु ऊष्मा की सुचालक होती है, यानी उसमें से ऊष्मा प्रवाहित होती है। धातु विद्युत की सुचालक है, इसलिए विद्युत के तार किसके बनाए जाते हैं? धातुओं के बनाए जाते हैं। धातु आघातवर्धी होती है, यानी धातु को पीटने पर वो फैल जाती है। धातु तन्य होती है, यानी धातु को खींचने पर उसके बहुत पतले तार बनाए जा सकते हैं। अगला है, धातु को पीटने पर एक विशेष आवाज़ उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा, अगर हमारे हाथ से कभी कोई बर्तन गिर जाता है धातु का, तो उससे आवाज़ होती है और वह आवाज़ गूंजती है। इसीलिए स्कूल का घंटा या मंदिर की घंटी किससे बनाई जाती है? धातुओं की बनाई जाती हैं, जो सोनोरस साउंड उत्पन्न करती हैं और ये आवाज़ दूर तक जाती है और इसकी एक अलग पहचान होती है। तो ये हैं धातु के भौतिक गुण। क्या हो गए मुख्य? इसमें विशेष चमक होती है। पारे को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। धातु ऊष्मा की और विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुओं को पीटने पर वो फैल जाती हैं। अब अधातु के कुछ भौतिक गुण हैं। क्या है? देखिए, पहला, अधातु में चमक नहीं होती। कुछ अधातुएं जैसे आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़कर इनमें भी थोड़ा बहुत चमक होती है। कमरे के ताप पर अधातुएं ठोस, द्रव, गैस के रूप में पाई जाती हैं। जैसे देखिए, गंधक है और कार्बन है, ठोस रूप में पाया जाता है। ब्रोमीन द्रव के रूप में पाई जाती है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये गैस के रूप में पाई जाती है। अधातु ऊष्मा की कुचालक है, यानी इनसे विद्युत ऊष्मा प्रवाहित नहीं हो सकती। धातु विद्युत की कुचालक होती हैं, केवल ग्रेफाइट को छोड़कर। बाकी जो अधातु हैं इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। अधातु भंगुर होती है, यानी पीटने पर टूट जाती हैं। अधातु तन्य नहीं होती, यानी अधातु के तार नहीं खींचे जा सकते। अधातु को पीटने पर एक विशेष आवाज़ उत्पन्न नहीं होती है। जैसे कोयला हमारे हाथ से अगर गिर जाता है फर्श में, तो इसकी आवाज़ नहीं गूंजती है। इसी तरह से सल्फर है, उसकी एक आवाज़ नहीं है, विशेष आवाज़ नहीं होती है, यह सोनोरस साउंड नहीं होता है। तो अधातु के भौतिक गुण क्या हो गए? अधातु में चमक नहीं होती है,
कमरे के ताप पर ये ठोस द्रव गैस के रूप में पाई जा सकती हैं। अधातु ऊष्मा की कुचालक होती हैं। अधातु विद्युत की भी कुचालक होती है ग्रेफाइट को छोड़कर। अब धातु के कुछ रासायनिक गुण भी हैं। क्या है देखिए धातु के रासायनिक गुण। पहला, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। दूसरा, कुछ धातु जल के साथ अभिक्रिया करके संबंधित धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। धातु प्रायः अम्ल के साथ अभिक्रिया करके धात्विक लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। धातु क्षार से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब देखिए पहला, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। हमने एक्टिविटी करी थी, जंग को पानी में डालकर उसका टेस्ट किया था, तो हमने देखा उसका ऑक्साइड कैसा था, क्षारीय था। इसी तरह से धातु को जब जल के साथ डाला तो क्या होता है, संबंधित धातु के हाइड्रोक्साइड बनते हैं। जैसे सोडियम को पानी में डाला था तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। धातु को जब अम्ल के साथ अभिक्रिया की जाती है क्या होता है, धात्विक लवण बनते हैं और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे की जा सकती है, जलती माचिस की तीली ले जाएंगे उसके सामने तो हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ जलती है। धातु क्षार से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो धातु की जब क्षार के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। अब अधातु के भी कुछ रासायनिक गुण हैं, तो कौन से हैं देखिए। पहला, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम पानी में घोलते हैं और उसका टेस्ट करते हैं तो हम देखते हैं वो क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अधातु प्रायः जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। अधातु प्रायः अम्ल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करते। अधातु क्षार से अभिक्रिया करते हैं, लेकिन यह अभिक्रिया बहुत अधिक कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत अधिक जटिल होती है। तो इस तरह से अधातुओं के रासायनिक गुण क्या हो गए, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अधातु प्रायः जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये प्रायः अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। और अधातु क्षार से अभिक्रिया करते हैं, लेकिन ये अभिक्रिया क्या होती है, बहुत अधिक जटिल होती है, बहुत अधिक कॉम्प्लेक्स होती है। तो देखिए अधातु और धातु के रासायनिक गुणों में अंतर क्या हो गया। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, कुछ धातुएं ठंडे जल से भी कर लेती हैं कुछ अभिक्रिया, और अधातु प्रायः जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। अब देखिए धातुओं के बहुत से उपयोग हैं। हम दैनिक जीवन में धातुओं का बहुत से कामों में उपयोग किया जाता है इसका। अब उपयोग हम एक एक करके देखते हैं। विद्युत तार तांबे और एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। लोहा, एल्यूमिनियम और तांबे का उपयोग बर्तन बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि धातुएं ऊष्मा की सुचालक हैं। आभूषण बनाने के लिए सोना, चांदी, प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये धातुएं जो हैं ये अधिक अभिक्रियाशील नहीं होती। कारखानों की बड़ी बड़ी मशीनें धातु से बनाई जाती हैं। अक्सर लोहे का बहुत अधिक यूज़ होता है। पारा का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। आपने देखा होगा थर्मामीटर में पारे का इस्तेमाल होता है। एल्यूमिनियम की फॉइल खाद्य पदार्थों को पैक करने में उपयोग की जाती है। मिठाइयों के ऊपर चांदी का वर्क लगा होता है, यानी हम कह सकते हैं धातुओं में आघातवर्धनीयता का गुण है। इसके कारण पीटकर बहुत उनको पतला किया जा सकता है। हम भोजन में साधारण नमक का प्रयोग करते हैं। साधारण नमक में एक मुख्य तत्व सोडियम है, और सोडियम क्या है, धातु है। वाहनों को बनाने में लोहे, एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। आपने गाड़ियाँ देखी होंगी, चाहे कार है, बस है, स्कूटर है, बाइक है, एरोप्लेन है, इन या पानी का जहाज है, इनमें क्या होता है, लोहे का, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। अब देखिए अधातुओं के क्या उपयोग हैं। अधातुओं के भी बहुत से उपयोग हैं। पहला उपयोग, श्वसन के लिए सभी जीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हम सांस लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन जरूरी है हमारे लिए। ऑक्सीजन दहन अभिक्रिया में सहायक होती है, और अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम ईंधन को भी नहीं जला पाएंगे। सभी पौधों को नाइट्रोजन पोषक के रूप में आवश्यक होती है। पौधों को नाइट्रोजन मिलती है तो पौधों में क्या बनता है, प्रोटीन।
सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में सल्फर का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन को कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा जब नलों से पानी आता है तो उसमें क्लोरीन की स्मेल आती है, क्योंकि उसको क्लोरीन को कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। टिंचर आयोडीन औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। फास्फोरस तथा सल्फर का उपयोग पटाखे बनाने में किया जाता है। आप दीपावली में या कोई फंक्शन में पटाखे का इस्तेमाल करते होंगे, तो उसमें किसका इस्तेमाल होता है? फास्फोरस और सल्फर का बहुत अधिक इस्तेमाल होता है। हीरा कार्बन का अपर रूप है जिसका उपयोग आभूषणों में किया जाता है। आपको मालूम होगा हीरा जो है सबसे अधिक कठोर पदार्थ है और हीरा क्या है? कार्बन का ही अपर रूप है जिसका उपयोग किस में होता है? आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक ये टेबल दी हुई है। इस टेबल में हमें क्षार का नाम दिया हुआ है और अम्ल का एक एक नाम दे रखा है और इसमें कौन सी धातुएं ये दिया हुआ है, बाकी हमें भरना है। जैसे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्षार है। इसमें धातु कौन सी है? सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम धातु है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो धातु है इसका नाम क्या हो गया? सोडियम। इसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें कौन सी धातु हो गई? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है? Mg। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में जो धातु है इसका नाम क्या हो गया? मैग्नीशियम। इसी तरह से देखिए अब आगे जो अगला क्षार है यह है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें जो धातु है ये क्या है? पोटेशियम। और पोटेशियम ऐसी धातु है जो बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु है। पोटेशियम और सोडियम ऐसी धातुएं हैं जो बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें धातु कौन सी हो गई? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है? इसका इस्तेमाल विद्युत तारों में भी किया जाता है। एल्यूमिनियम का इस्तेमाल बर्तनों को बनाने में भी किया जाता है क्योंकि ये विद्युत का और ऊष्मा का बहुत अच्छा सुचालक है। तो इस तरह से हमने देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में मैग्नीशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में पोटेशियम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में एल्यूमिनियम। अब अम्ल में हम देखेंगे कौन सी अधातु है। नाइट्रिक अम्ल, इसमें ऑक्सीजन है, HNO3 इसका सूत्र होता है। इसमें क्या है? ऑक्सीजन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका सूत्र होता है HCl। इसमें अधातु अन्य भी अधातु हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक एक अधातु जो इसमें इसका नाम बता रहे हैं। ये है क्लोरीन, HCl। Cl जो है ये क्लोरीन का प्रतीक होता है। अब अगला अम्ल देखिए, ये तो था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल CH3COOH इसका सूत्र होता है। तो यहाँ पर कार्बन, इसमें जो अधातु है कार्बन, और भी अधातु हैं इसमें, लेकिन कार्बन भी इसमें एक अधातु है। हम यहाँ पे एक ही अधातु का नाम लिख रहे हैं एसिटिक एसिड में। फॉस्फोरिक अम्ल, इसमें क्या है? मुख्य रूप से फॉस्फोरस है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा ये जो क्षार हैं, क्षार के नाम और साथ ही वो उनमें कौन सी धातु उपस्थित है। इसी तरह से जो अम्ल हैं इसमें कौन सी अधातु उपस्थित है, इनके नाम यहाँ पे दिए हैं। नाइट्रिक अम्ल में ऑक्सीजन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्लोरीन है, एसिटिक अम्ल में कार्बन जो है ये अधातु के रूप में है, और फॉस्फोरिक अम्ल जो है इसमें फॉस्फोरस अधातु है। तो इस तरह से क्षार में भी धातुएं हैं और जो अम्ल हैं, अम्ल में क्या दिए हुए हैं? ये अधातु के नाम दिए हुए हैं। तो इस तरह से हम अन्य क्षार के नाम भी लिख सकते हैं और उसमें कौन सी धातु है ये बता सकते हैं। इसी तरह से नाइट्रिक, ये जो अम्ल है, अन्य अम्ल के नाम भी लिख सकते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, इसमें अधातु क्या हो गई? सल्फर। अब देखिए तत्वों की कुछ रोचक जानकारी यहाँ पे दे रखी, या धातुओं की, धातु या धातु की कुछ रोचक जानकारी। पहला है, हमारे रक्त में लोहा उपस्थित होता है।
सोडियम धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। यह ऑक्सीजन और पानी के साथ भी तीव्रता से अभिक्रिया करती है। अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है। सोडियम को जब हम पानी में डालते हैं आग लग जाती है, क्योंकि ये बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है इसकी अभिक्रिया में, और साथ ही हाइड्रोजन गैस बनती है जिससे उसमें आग लग जाती है। अगला जो इसका तत्व की रोचक जानकारी है, यह रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं। ये पदार्थ उन पदार्थ से भिन्न होते हैं जिनकी प्रतिक्रिया हुई। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनता है। हाइड्रोजन के गुण बिल्कुल अलग हैं, ऑक्सीजन के अलग हैं, और जो इनसे नया पदार्थ बना पानी, वो इन दोनों से बिल्कुल भिन्न है। मैग्नीशियम पौधों में क्लोरोफिल के रूप में पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधे का भोजन बनाने के काम में आता है, और ये किससे निर्माण होता है इसका समझ लीजिए, मैग्नीशियम से। पारा ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, अन्य धातु ठोस अवस्था में होती हैं। सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुएं नरम होती हैं, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। अन्य धातुएं बहुत अधिक कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम पोटेशियम क्या है, नरम होती हैं, जिन्हें हम चाकू या कैंची से आसानी से काट सकते हैं। तो इस तरह से इस चैप्टर में हमने देखा धातु और अधातु के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इनके उपयोग और साथ ही इनके संबंध में रोचक जानकारी।